हाय एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चे हो। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये भी हमारा इसका पार्ट है, ऑफिस सूट का पार्ट है। जैसे हमारा वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ऐसे ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हमारा ऑफिस सूट का पार्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन ऑफिस यूज एप्लीकेशन। और इसको डिज़ाइन किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है। इसके अंदर आता है तो ये आ गया हमारा ऑफिस सूट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि हमारे वर्ड के साथ, पावर पॉइंट के साथ, एक्सेस के साथ, आउटलुक के साथ और वन नोट। तो ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं? ऑफिस सूट के अंदर होते हैं। इट इज़ सपोर्टेड इन विंडोज़ एज वेल एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ के अंदर भी सपोर्ट किया जाता है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल वाले सिस्टम आते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब डेफिनेशन देखें कि ये आखिर है क्या, जो एक्सेल है ये है क्या। अगर हम अपनी देशी भाषा में समझें इसको तो ये क्या कहता है कि भैया मेरे पास रोज़ भी हैं, मेरे पास कॉलम्स भी हैं। अगर मैं इसको दूसरा नाम देना चाहूँ तो मैं बना हूँ टेबल्स का, और उन टेबल्स के अंदर हम क्या करते हैं? डेटा की एंट्री करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो वो चार्ट हमारा बना रहता है। जो हमारी स्प्रेड शीट होती है वो बनी बनाई आती है। अगर हमें वर्ड के अंदर बनाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ता है? टेबल की साइज डायमेंशन लेनी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास लिमिटेशन होती है, ना ही उसके अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेल होता है इसके अंदर हमारे पास फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला, अगर हमें 50 रोज को काउंट करना है या 50 कॉलम्स को काउंट करना है कि उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनका सम कितना होगा, तो वो हम इजीली अपना एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। इसके अंदर क्या होती है? अब यह वर्ड के अंदर हमारे पास पेज होता था जिसके ऊपर हम अपने डॉक्यूमेंट को लिखते थे। पावर पॉइंट की बात करी तो वहां पे हमने क्या कहा? उसको स्लाइड्स कहा। और यहाँ पर इसको हम क्या कह रहे हैं? स्प्रेड शीट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? स्प्रेड शीट कह रहे हैं, जिसका काम होता है हेल्प करना हमारे को टू स्टोर एंड रिप्रेजेंट द डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कह दो या इन टेबल फॉर्म कह दो, बात सेम ही है। और ये क्या करता है? मैनेज करता है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर अल्टर कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि उसको कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्रिएट ऑप्टिकली लॉजिक चार्ट, हम लॉजिकल चार्ट्स भी बना सकते हैं और बहुत सारे काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई हमारी किसकी? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर एक दूसरे प्राणी आए, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेफिनेशन क्या दी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है। पहले के ज़माने में जब हमारे पास बही खाते होते थे तो उसके अंदर हम मैनुअली, यानी कि हाथ से चढ़ाते थे। हाथ से तो इसके अंदर भी चढ़ाते हैं, लेकिन उसके अंदर हम पेन का यूज़ करते थे, पेपर्स के ऊपर काम करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? जो हमारी वर्कशीट है वो कैसी है? डिजिटल है। अब इसको वर्कशीट कह लो या स्प्रेडशीट कह लो। ठीक है, तो ये हमारी किसकी एप्लीकेशन है? वर्कशीट की या फिर स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन है। विच इज़ यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, एनालाइज करता है डेटा को। इट इज़ डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है सर, हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छी खुशी मिली हमें पढ़ के, जान के क्या होता है। अब जो एक्सेल होता है वो प्रोवाइड करता है हमें क्या? वर्कशीट। इसके लिए टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन इट। अब हम जो भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जितना भी हम टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, वो किसके अंदर कर पाते हैं? वर्कशीट के अंदर कर पाते हैं, जिसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। वी कैन सेव द एक्सेल फाइल विद .xls एक्सटेंशन। अब यहाँ पर जो एक्सेल है जो हमारा, उसका एक्सटेंशन क्या हो गया? .xls। पहला क्वेश्चन एग्जाम में तुरंत पूछा जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल बता दो जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। तो वर्ड की क्लास में हमने वर्ड के बारे में जान लिया, पावर पॉइंट के अंदर हमने पावर पॉइंट का जान लिया कि इसका होता है पीपीटी, इसका होता है डॉक, डॉट डॉट, और इसका हो गया एक्सएलएस। इतनी बात क्लियर है? आगे चलें। आगे देखा तो आगे मिला हमें क्या? एक बड़ी सी विंडो। अब हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। जैसे हमने वर्ड को ओपन किया था, जैसे हमने पावर पॉइंट को ओपन किया था, सेम वैसे ही हम अपने वर्ड को ओपन कर लेंगे। तो जो पहली विंडो ओपन होती है हमारे सामने, उसके ऊपर कुछ ऐसा हमारे पास दिखाई देता है, ब्लैंक वर्क बुक। अब एक वर्क बुक के अंदर मल्टीपल
क्या हो सकती है, स्प्रेडशीट हो सकती है। एक बुक के अंदर, शीट का मतलब क्या है, एक बुक के अंदर कितनी शीट होती है, मल्टीपल हो सकती है, पेजिंग होती है उसके अंदर। एक कॉपी के अंदर कितने पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक वर्कबुक के अंदर हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। अब अगर हमने पहले से किसी वर्कशीट के ऊपर काम किया है तो वो हमारी किसके अंदर आ जाती है, रिसेंट के अंदर आ जाती है। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। क्लियर रहे इतनी बात, आगे चलते हैं। अब क्या कहता है कि ब्लैंक एक्सेल शीट जो होती है हमारी, वो हमारी कैसी दिखाई देती है। तो भैया हमने जो ब्लैंक ओपन की है वो हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये हमारे जो छोटे छोटे डब्बे दिखाई दे रहे हैं, जो ये ग्रीन पोर्शन है, इसको हम क्या कह देते हैं, सेल्स कह देते हैं। इनको हम क्या कह देते हैं, सेल्स। जब भी हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन जा रही है, तो इनके इंटरसेक्शन से जो एरिया फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सेल्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सेल्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इसके अंदर कितने सेल्स होते हैं, कितनी शीट्स होती हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सेल के बारे में पता चल गया ना क्या होता है। जब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करती है किसको, वर्टिकल लाइन को, तो जो एरिया फॉर्म होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सेल्स कह देते हैं। और इसी सेल के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इसी सेल के अंदर हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आगे चलते हैं। अब एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल क्या कह रहा है कि जो पहले से बनी हुई एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल है वो कैसी दिखती होगी, यानी कि जो डेटा आपने डाला होगा वो हमारा कैसा दिखता है। तो भैया आपने डाला, एक टेबल बनाई, वो टेबल हमारी क्या बनी कि आपने डाला पहले फर्स्ट नेम, ये आ गया फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद आपने डाला लास्ट नेम, फिर आपने डाला सिटी, फिर आप डाला उसका स्टेट, फिर वहाँ का पोस्टल कोड और उसका ईमेल एड्रेस। तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर विक्रांत, कोमल, प्रिया, अविका, प्रियंका, ये डेटा यहाँ पर डाल दिया है। अब ये डेटा हमारा क्या है, हर सेल के अंदर स्टोर है। अब इस बात करें इस ए की, तो ये हमारा ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ए बताएगा हमें कि ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है। बी की बात करेंगे तो ये बता रहा है कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 किसके लिए यूज किया है, अगर मैं पूछूं तो ये यूज किया है हमने लास्ट नेम के लिए। ऐसे ही मैं कॉलम नंबर डी के बारे में आपसे पूछूं तो ये किस लिए यूज किया है, ये यूज किया है हमने स्टेट की इंक्वायरी के लिए कि भैया किस स्टेट से ये इंसान बिलोंग करता है। अब बात करते हैं रोज की। तो पहली रो हमारी हेडर रो हो जाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेन इंफॉर्मेशन डालते हैं कि जो नीचे कंटेंट आने वाला है वो किस टाइप का कंटेंट आएगा। हमने पहली रो के अंदर क्या डाल दिया, फर्स्ट नेम। पहली रो के पहले कॉलम के अंदर हमने क्या डाल दिया, फर्स्ट नेम। इससे पता चला कि इससे नीचे जो भी नाम आएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेल के अंदर डेटा गया वो गया विक्रांत। अगले में देखें तो इसमें गया कोमल, फिर गया प्रिया, फिर गया अविका। तो अब ये सारे के सारे क्या है हमारे सामने, ये हम सबके सामने फर्स्ट नेम। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्रीज पेन्स इन एमएस एक्सेल। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैंने यहीं पर डाले हुए हैं, आपको ध्यान से सुनना है। भैया फ्रीज पेन क्या होता है, अब बात सुनो ध्यान से। आपने क्या करा, यहां पर अपना काम करना शुरू किया। आपने 6 तक फाइल डाल दी, ठीक है। 6 सेल्स के अंदर यानी कि 6 रोज के अंदर आपने यहां पर अपना डेटा डाल दिया, ठीक है। लेकिन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मानो कि यहां पर ये हो गई कितनी, 60। इसको 60 लेकर चलो। यहां पर हमारी कितनी थी ये, 51। अब यहां पर ये हो गई हमारी 60। अब एक बात मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे इन दो डेटा को विक्रांत, सिन्हा, देहरादून, उत्तराखंड और ये सारा का सारा, इस 2 डेटा को मुझे कंपेयर करना है। जो डेटा मेरा कहाँ पर है, अब इस कॉलम नंबर रो नंबर 10 के ऊपर है, यानी कि वो डेटा यहाँ पर है। मैं जैसे ही इस पेज को ऊपर लेकर जाऊँगा तो मेरा ये डेटा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि मेरी पहली 2 एंट्री यानी कि रो 2 पर और रो 3 के ऊपर क्या है, विक्रांत और कोमल है, लेकिन मेरी जो एंट्री है 150 वाली, ठीक है, जो 150 रो के ऊपर मेरी जो एंट्री है उसके साथ मेरे को इनको मैच करके देखना है।
तो अब एक बात बताओ, मैं कितनी बार तो अपने पेज को स्क्रॉल करूंगा ऊपर की तरफ और कितनी बार मुझे पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे की तरफ? अरे वाह, सही कह रहे हो, फोन के अंदर स्क्रीनशॉट खींच लो और काम खत्म। नहीं भैया, इसके लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर ऑप्शन दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, इन दो रोज को फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज का मतलब ये है कि इनको आप कांस्टेंट कर सकते हो, पकड़ के रख सकते हो कि जैसे आप अपने स्क्रॉल बार से इस स्प्रेडशीट को ऊपर या नीचे करोगे तो ये डेटा आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर हमेशा विजिबल होता रहेगा। इसी चीज को इन्होंने क्या कह दिया यहाँ पर, फ्रीज पेन्स। अब पेन का मतलब क्या होता है, विंडो होता है। तो यहाँ पे हम फ्रीज किसको कर रहे हैं, डेटा को। किसके डेटा को, विक्रांत के डेटा को, कोमल के डेटा को। कि मैंने इसको स्लाइड किया और मैंने कंपेयर करना चाहा यहाँ पर लिखे हुए डेटा से। अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करता तो ये डेटा तो मेरा उड़ जाता। और ये हमारी रो कौन सी है, 800 नंबर वाली, और ये कितनी है, 801 वाली। और ये कौन सी रो के ऊपर है, हमारी सेकंड रो के ऊपर है और थर्ड रो के ऊपर है। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर डेटा को फ्रीज कर दिया। अब ये बताओ, दूसरी तीसरी रो मेरे को 800 वाली रो के साथ विजिबल हो रही है ना, तो अब मैं इजीली इसको कंपेयर कर लूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यही बात क्लियर करनी थी। फ्रीज पेन्स आर यूज टू लॉक एनी रो और कॉलम। ये क्या करता है, लॉक कर देता है रो को या कॉलम को। द लॉक्ड रो और कॉलम will be visible on the screen even after we scroll the sheet vertically or horizontally। अब चाहे हम इसको स्क्रॉल कर ले ऊपर की तरफ यानी कि वर्टिकली, या हम दाएं में कर लें या फिर बाएं में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि जो हमारा डेटा है उसको हम लॉक कर चुके हैं और उस डेटा को हमने क्या कह दिया है, फ्रीज पेन कह दिया। उस डेटा को हमने क्या कहा है यहाँ पर, फ्रीज पेन, फ्रीज पेन्स। अब बात करते हैं वर्कशीट की कि वर्कशीट आखिर होती क्या है। वर्कशीट देख कर आए थे ना हम ऊपर, तो ये हमारी वर्कशीट है सारी की सारी। यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है सीधा सीधा कि ये हमारी क्या है, शीट। शीट कौन सी खुली हुई है, 1। ठीक है, अब इस वर्कशीट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वर्कशीट क्या कहती है, ये वर्कशीट कह रही है कि अ वर्कशीट इज मेड ऑफ रोज एंड कॉलम। एक वर्कशीट बनी होती है हमारी इसकी रोज और कॉलम्स की। जैसे कि ये हमारी रोज चलती हैं, ये हमारी रो 1 हो गई। अब इस रो 1 के अंदर कितने कॉलम्स लिखे हैं मैंने, जल्दी से बताओ। तो मैं कहता हूँ 1 2 3 4, और अगर इसको और मैच कर दूं तो ये हो गए 5 कॉलम। सबको पता है डाटाबेस के अंदर टेबल सब पढ़ के आए हैं। डेट इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म सेल्स वेयर डेटा इज एंटर्ड। जब यह इंटरसेक्ट करती हैं रोज और कॉलम एक दूसरे के साथ, तो जो हमारा स्पेस बनता है, जो एरिया बनता है, उसको हमने क्या कहा है यहाँ पर, सेल्स कहा है। और वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इन सेल्स के अंदर डेटा को स्टोर। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, ये हमारा क्या हो गया, प्रियंका एक डेटा हो गया, कपूर क्या हो गया, एक डेटा हो गया, अंबाला क्या है, एक डेटा है, पंजाब क्या है, एक डेटा है। क्लियर? फिर कहता है कि रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। अब जो रोज होती हैं उनको रिप्रेजेंट हमने किससे किया था, हमने बात करी थी ना कि अगर मैं 2 और 3 को क्या कर रहा हूं, यहां पर लॉक कर रहा हूं और उसको मैच करना चाहता हूं किससे, 800 से और 801 से, तो ये हमारी रोज किससे चलती हैं, नंबर से। लेकिन ऊपर देखोगे तो कॉलम्स के लिए हमारे पास क्या दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं। इसके लिए हमें क्या दिए गए हैं, लेटर्स, जो कि हैं हमारे कैरेक्टर्स, ए बी सी डी ई एफ। अगर यहां पर एफ के बाद जेड आ जाएगा तो फिर दोबारा कैसे शुरू होगा, ए बी ए सी ए डी ए ई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रोज की बात। और कॉलम्स के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अल्फाबेट्स। कॉलम्स के लिए क्या होते हैं हमारे पास, अल्फाबेट्स। अब सेल्स क्या होते हैं, द एरिया वेयर डेटा इज स्टोर्ड इज नोन एज सेल। द एरिया वेयर डेटा, ऐसा एरिया जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, सेल कह देते हैं। डज सेल हैव यूनिक एड्रेस। क्या हर सेल का कोई यूनिक एड्रेस होता है या सबका सेम एड्रेस होता है? अगर भैया सबका सेम हुआ तो फिर आप कंपेयर कैसे कर पाओगे, फॉर्मूला बार के अंदर आप फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे। जब सबका सेम एड्रेस है तो उसे पता ही कैसे चलेगा कि अलग एड्रेस पे से अलग डेटा उठाना है। तो यस, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उन सब के यूनिक एड्रेस होते हैं। कैसे, मैंने कहा यहाँ पर ये 4
एक रो है, दो रो है, ठीक है। दो रो का मतलब दो अलग अलग रो हो गई। मैंने अगर एक ही रो कहनी होती तो मैं इसको वन ही कहता ना, लेकिन मैंने क्या कहा इसको, दो। ऐसे ही मैंने इन कॉलम्स के लिए क्या यूज किया है, ए बी सी डी। अब मैं इस कॉलम को भी तो ए कह सकता था, इस सी को भी ए कह दूं, इस डी को भी ए कह दूं। इसका मतलब क्या है कि मैंने इनको यूनिक लेटर्स अल्फ़ाबेट्स क्यों दिए हैं, क्योंकि मैं इनका एड्रेस यूनिक रखना चाहता हूं, अलग रखना चाहता हूं, किसी के साथ ये मैच ना करे, किसी के साथ ये डुप्लीकेसी ना बनाए, ठीक है। हर सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। हाउ वुड यू फॉर्मेट अ सेल, व्हाट आर द ऑप्शंस। अब जो सेल है हमारा, जो इतना सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, उसको हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो सेल कैन बी फॉर्मेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मेट सेल ऑप्शन। जब हम फॉर्मेट सेल ऑप्शन को यूज करते हैं तो उससे हम अपने सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसमें भी 6 फॉर्मेट सेल ऑप्शंस होते हैं। एक होता है बाय नंबर, बाय अलाइनमेंट, बाय फॉन्ट, बाय बॉर्डर, बाय फिल और बाय प्रोटेक्शन। 6 के 6 आपको याद होने चाहिए कि एक सेल को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। बाय नंबर भी कर सकते हैं, बाय अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, बाय फॉन्ट भी कर सकते हैं, बाय बॉर्डर भी कर सकते हैं, बाय फिल भी कर सकते हैं और बाय प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट। अब कमेंट की यूज क्या है भैया, यहां पर आपने इस सेल के अंदर डेटा डाल दिया 2000। अब ये 2000 किस चीज की बात कर रहा है ये तो बताओगे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये आकाश, तो ये आकाश है कौन, इसके बारे में बताओगे। आपने यहाँ पे तो बता दिया फर्स्ट नेम, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, 2 ही महीने के लिए आया है, 2 दिन ही काम करा है, या इसने किसी और कंपनी को छोड़ के आपकी कंपनी में ज्वाइन किया है, या फिर आप इसकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो कि जिससे आप इसके इंक्रीमेंट कर सको, इसकी सैलरी के अंदर डिक्रीमेंट कर सको, तो वो कैसे करोगे। इसके लिए भैया आपको एक कमेंट सेक्शन बनाना पड़ेगा। उस कमेंट सेक्शन में इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो आपको रखनी पड़ेगी कि भैया आखिर मैंने जो ये सेल बनाया था, उस सेल को बनाने के पीछे मेरा रीज़न क्या था। जैसे हम HTML में नहीं पढ़ते थे कि हमने एक कोड यूज़ कर लिया H1 और यहाँ पर हमने इस H1 को यहाँ पे क्लोज कर दिया, लेकिन आज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर हो सकती है। या फिर मैंने इसको यूज़ क्यों किया है इस H1 टैग को, तो मैंने इसके लिए लिख दिया था अपना कमेंट। इसके लिए मैं क्या लिख दिया था, अपना कमेंट लिख दिया था। क्लियर है। तो ऐसे ही हमारा कमेंट यहाँ पे यूज होता है। अब कमेंट आर यूज टू क्लेरिफाई द पर्पस ऑफ सेल, कि भैया इस सेल का पर्पस क्या है। क्लेरिफाई ए फॉर्मूला यूज इन द सेल, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उस सेल के लिए, उसको क्लेरिफाई करने के लिए। या कमेंट आर यूज टू लीव नोट्स फॉर अदर यूजर्स अबाउट ए सेल। अब भैया ये तो है नहीं आपने डेटा डाला और आप जिंदगी भर उस कंपनी के अंदर काम करोगे, तो आपका उद्देश्य क्या है कि जो भी बंदा उस डेटा को एक्सेस करे तो उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन हो, उसके दिमाग में कोई डाउट क्रिएट ना हो। तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कमेंट का। अब यह क्या कहता है कि हम सेल के अंदर अपने कमेंट को ऐड कैसे कर सकते हैं। सेल के अंदर हम अपने कमेंट को ऐड कैसे कर सकते हैं। भैया छोटा सा सेल है, इसके अंदर या तो डेटा आएगा या फिर कमेंट आएगा। कैसे करेंगे भैया, जो कमेंट होता है वो तो हाइड होता है, वो तो दिखाई नहीं देता, विजिबल होता नहीं है डेटा के साथ। इसको करने का तरीका भी है। अगर हम अपना कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हमें पहले करना पड़ेगा सेल के ऊपर राइट क्लिक और उसके बाद चूज करना पड़ेगा इंसर्ट कमेंट। ठीक है, इंसर्ट कमेंट कर दोगे फ्रॉम द सेल मेन्यू, सेल मेन्यू जो खुलेगी। अब इस सेल के ऊपर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इंसर्ट, और इसके ऊपर इंसर्ट के ऑप्शन के जाओगे तो इंसर्ट कमेंट आएगा लिखा। जैसे इंसर्ट कमेंट लिखोगे तो उसके अंदर जो डेटा डालोगे वो आपका इंसर्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेल के साथ। तो ये क्या कह रहा है कि टाइप योर कमेंट इन द कमेंट एरिया प्रोवाइडेड, और वहां पे आप अपना एरिया में उस कमेंट को डाल सकते हो। लेकिन अब वो कमेंट हमारा दिखाई कैसे देगा कि भैया इस पर्टिकुलर, हमारे पास तो वहां पर हजारों सेल्स हैं, हमारे पास तो वहां पे हजारों सेल्स हैं, या तो गिनती के सेल है 1 2 3 4, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इस सेल के ऊपर कहीं कमेंट लिखा हुआ है, या इस सेल के ऊपर कहीं कमेंट लिखा है, या इस सेल पे कहीं कमेंट लिखा है, किसके ऊपर लिखा है। तो भैया इसको पहचानने के लिए हमारा जो सेल होता है उसमें यहाँ पर एक ट्रायंगल बना आता है, या फिर उसको हम फ्लैग कह देते हैं। वो फ्लैग हमारा किस कलर का होता है, रेड कलर का। तो आपको याद रखना है कि कमेंट हमारा एक्सेल के अंदर किससे शो होता है, एक रेड ट्रायंगल से या फिर एक रेड फ्लैग से, कुछ भी कह सकते हो इसके लिए आप। ठीक है, फ्लैग भी हमारा बोला जा सकता है और वहां पे ट्रायंगल भी।
A red triangle at the top right hand corner of the cell indicate that there is a command linked to that particular cell. If you put your cursor on it, it will show the comment. अब क्या हुआ, ये जो आपका सेल था, इस सेल के अंदर आपने लिखा था नितिन, और उसके बाद इसका कमेंट डाल दिया था कि ये पढ़ाते हैं हमें कंप्यूटर। ठीक है, ये कमेंट के अंदर डाल दिया था। अब ये कंप्यूटर तो यहाँ से हाइड हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, एक मिनट, यहाँ पर बन गया हमारा रेड कलर का एक फ्लैग। कहाँ पे बना, राइट कॉर्नर टॉप के ऊपर, यहाँ पर आपको एक फ्लैग बना दिखाई देगा। अब इस फ्लैग के ऊपर जैसे ही अपने माउस के पॉइंटर को लेकर जाओगे तो ये क्या शो करेगा, यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ओपन, टेक्स्ट एरिया ओपन होगा, जिसके ऊपर यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा NITI, क्या लिखा मिलेगा भाई, कंप्यूटर। यहाँ पर मिलेगा लिखा कंप्यूटर, जो हमने डाला था। जैसे ही यहाँ से आप माउस हटाओगे ये गायब हो जाएगा। तो आपको पता चल जाए कि सेल के ऊपर हमारा क्या है, कमेंट लगा हुआ है, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, ये लाल झंडा। ठीक है, ये लाल झंडा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं भैया कि देखो यहाँ पर इस इमेज के अंदर देखोगे तो यहाँ पर इस शीट इंडेक्स के पास यहाँ पर आपको रेड कलर का एक स्पॉट दिखाई दे रहा है, जिसको इन्होंने रेड ट्रायंगल कहा है और मैंने इसको फ्लैग कह दिया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये कमेंट पोर्शन हमारा ओपन हो गया। ऐसे ही इसके साथ भी हमारा क्या है, यहाँ पर फ्लैग है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी विद दिस ईमेल। यहाँ पे इसका ये कमेंट है। तो हर किसी का अलग अलग कमेंट हम दे सकते हैं और हर किसी का कमेंट के लिए जिस जिस लाइन पे होगा वो हमें विजिबल हो जाएगा। अब अगर हमें अपने कमेंट को रिमूव करना है सेल के अंदर से तो क्या करेंगे भैया, जाएंगे सेल के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे, रिमूव कमेंट के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा कमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। टू रिमूव अ कमेंट फ्रॉम अ सेल, राइट क्लिक द सेल एंड देन सिलेक्ट डिलीट कमेंट फ्रॉम द सेल मेनू। डिलीट पे जाएंगे, डिलीट कर देंगे। अब बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि भैया एक स्प्रेडशीट के अंदर कितनी रोज होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, जरा हमें बताइए। अब भैया गिनने लगोगे तो गिन नहीं पाओगे, पीछे खींचते रहोगे खींचते रहोगे खींचते रहोगे। हम बता ही देते हैं तुम्हें कि कितने लगेंगे, ठीक है। तो एक्सेल के वर्जन के अकॉर्डिंग इनके अंदर चेंजेस हैं। अगर हम एक्सेल वर्जन 2003 की बात करें जो 2003 के अंदर आया था, तो उसके अंदर 65,536 रोज थी। रोज क्या, ये वाली कितनी थी, 65,536। कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स कितने थे, ये वाले ABCD कितने थे, 256। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे टोटल सेल्स पता चल जाएंगे। तो ये सेल्स हमारे इतने थे, ठीक है। 2007 के अंदर हमारे के अंदर क्या कर दिया, बोले भैया डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी रोज़ हमारे पास कम पड़ गई, तुम्हारे कॉलम्स हमारे पास कम पड़ गए, तनिक बढ़ाइए। माइक्रोसॉफ्ट बोला जी हजूर बढ़ाते हैं। तो रोज़ का साइज उन्होंने कितना कर दिया, 10,48,576। कितनी रोज कर दी, 10,48,576। और कॉलम्स कितने कर दिए, 16,384। अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो भैया इतने सेल्स आपके पास डेटा डालने के लिए अवेलेबल हैं। 2010 के अंदर भी सेम था, 2013 के अंदर भी 10,48,576 ही थे। ऐसे ही 16,384 और 16,384 10 के अंदर भी था, 13 के अंदर भी। अगर गलती से आपसे पूछ ले कि 2003 के अंदर कितने थे, तो वो डाटा आपके सामने लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे 7 के बाद का पूछ ले तो 7 के बाद के लिए ये डेटा हमारा सफिशिएंट रहेगा। क्लियर है भैया, याद कर लेना, पूछते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, फिर मत कहना कि क्वेश्चन पढ़ाया नहीं। एक्सेल इंटरफेस, इंटरफेस क्या है, जो पहली विंडो ओपन होती है जब एक्सेल को खोलते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। वर्ड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, पावर पॉइंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अब इसको भी देख लेते हैं तनिक। तो भैया ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे आता है, ये हमारा होता है टाइटल बार। इस बुक 1 का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, सीता, गीता, राम, श्याम, सोहन, प्यार, लव, धोखा, कुछ भी कर सकते हो। रिबन की बात करें तो रिबन होता है जिसके अंदर हमारी फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेल्प, मी शेयर, ये सारे टैब्स होते हैं। और इन टैब्स की ग्रुप कमांड्स हमारी कहाँ पे हैं, जिस तरह की क्लिपबोर्ड के अंदर ग्रुप कमांड्स हो गई हमारी, ऐसे ही हमारी इसके अंदर हो गई। और अब आते हैं यहाँ पर नेम बॉक्स और फॉर्मूला बॉक्स। ये हमारा नेम बॉक्स, इसके अंदर हम डालते हैं अपने सेल्स का नेम। A1 से लेकर A5 तक क्या करना है, सम करना है। जी हजूर, इजिकल टू सम, और A1 से A5 कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बॉक्स यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो H के ऊपर उसने उंगली करी है, इस एच को जो उंगली कर रहा है, इससे क्या बता रहा है कि जो एच बाबू है ये हमारा कॉलम है, जो जी बाबू है ये हमारा कॉलम है, एफ बाबू है वो हमारा कॉलम है। ऐसे ही जब ये उंगली करता है 7 पे तो ये क्या कहता है, 1 भी हमारा रो है, 2 भी हमारा रो है, 3 भी रो है, 4 भी रो है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। ठीक है, समझ गए। और जब इनका इंटरसेक्शन होता है एक रो का एक कॉलम के साथ तो बन के आती है हमारी सेल। क्या बन के आती है, सेल। तो इसने सेल की जानकारी दे दी, रो की जानकारी दे दी। फिर कहता है कि इस शीट को दाएं से बाएं सरकाने के लिए हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अगर ऊपर से नीचे सरकाना है, आसमान से धरती की तरफ या धरती से आसमान की तरफ, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये क्या कहलाता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। फिर हमारे पास कितनी वर्कशीट्स हैं उसके बारे में जानकारी हमें बॉटम लेफ्ट के अंदर मिलती है, जैसे कि शीट 1। अगर आप एक शीट और ऐड कर दोगे तो यहाँ पर वो शीट आ जाएगी, उसको कहेंगे शीट 2। ठीक है। फिर आता है वर्कशीट व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन के अंदर हम वर्कशीट की किस एंगल के अंदर किस तरीके से हम उसको व्यू करना चाहते हैं वो डिटेल हमारी यहाँ पर व्यू ऑप्शन के अंदर आ जाती है। जूम कंट्रोल, भैया वही 400% का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी। ठीक है, जूम कितना कर सकते हैं, 400% तक जूम कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वर्ड के अंदर भी वही काम हो रहा है इसका, पावर पॉइंट के अंदर भी वही काम हो रहा है, तो इसके अंदर भी वही काम होगा। ऐड कमांड्स टू क्विक बार सबको पता है, अगर ध्यान से दोबारा पढ़ना है 2-3 बार पढ़ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एक्सेल रिबन, रिबन के अंदर जितनी भी टैब्स हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पर, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ठीक है, समझ गए। और हम इनको हाइड या शो भी कर सकते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बाय कंट्रोल F1 प्रेस दबाकर। इस रिबन को अगर मुझे हाइड या मिनिमाइज करना होगा तो मेरे को क्या दबाना पड़ेगा, CTRL प्लस में F1। क्या दबाना पड़ेगा, CTRL प्लस में F1। क्या दबाना पड़ेगा, CTRL प्लस में F1। किसके लिए, अगर रिबन को हाइड करना चाहते हैं या फिर शो करना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बता रहा है किसके बारे में, कि इसके अंदर जो होम टैब है वो क्या करती है, पेज लेआउट टैब में क्या होता है, हमारे फॉर्मूला के अंदर वो क्या होता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब सबकी वही बात है, यहाँ पे एक शीट एक्स्ट्रा जोड़ दी तो यहाँ पे शीट 2 आ गई है। ये शीट्स हो गई, ये रोज हो गई, ये कॉलम्स हो गई, सेम वही कहानी। अब आपको क्या कहता है ये, कि अ सिंगल एक्सेल वर्कबुक कैन कंसिस्ट ऑफ सेवरल शीट्स। अब एक वर्क भैया एक किताब है आपके पास, उसके अंदर बहुत सारे पन्ने होते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। एक कॉपी होती है उसके अंदर बहुत सारे पन्ने होते हैं, ऐसे ही एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारे पन्ने होंगे जिसको हम शीट्स कहेंगे या फिर स्प्रेड शीट्स कहेंगे। कहेंगे, ठीक है। आगे शीट 1, शीट 2 इनके नाम होते हैं, शीट 3 अप टू शीट n, यानी कि कोई संख्या नहीं है भैया, कितनी भी खींच सकते हो, अनलिमिटेड है। यू कैन ऐड 1 और मोर शीट टू योर एक्सेल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी मन करेगा उतनी। फिर कहता है कि इसके अंदर होता है फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार किस लिए होता है भैया, ये आपके काम को आसान बनाने के लिए होता है। आपके पास 1000 रोज हैं और उन 1000 रोज के अंदर कितने कॉलम हो गए, अगर एक ही रो के अंदर एक ही कॉलम है तो 1000 कॉलम्स हो गए। उन 1000 कॉलम्स के अंदर 1000 स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स लिख लिए गलती से, अब उनको आपको सम करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के हेड को भेजना है। तो कैसन करोगे, इस फॉर्मूला बार की हेल्प से करोगे भैया। इसके अंदर आप क्या डालोगे, अपने कॉलम का या रो का एड्रेस, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक आप उसको करना चाहते हो, तो ये हमारा काम इससे हो जाएगा। अब
एड्रेस कैसे लिया जाता है ये चीज सिखाई गई है। देखो ऊपर हमारे पास क्या है, कॉलम, नीचे क्या है हमारे पास रो। तो यहाँ पर एड्रेस लिखने का तरीका क्या बताया कि भैया सबसे पहले लिखोगे कॉलम का नेम ए लिखा, फिर उसके बाद लिखोगे रो A2। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस सेल की बात कर रहे हो। किस सेल की बात कर रहे हो, इस A2 सेल की। अगर आप कहते हो मुझे D3 सेल चाहिए तो भैया कॉलम नंबर D के लिए D लिखा, 3 के लिए 3 लिखा। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से उठकर भगा भगा आएगा यहाँ तक, और ये हमारा कहाँ पे टक्कर मारेगा, इसके साथ यहाँ पे, जहाँ पर ये टक्कर मारेगा ये हमारा कॉलम हो गया D3। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो भी डेटा होगा वहाँ से अब इस D3 से हमें कहाँ तक काउंट करना है, D4 तक काउंट करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दे देंगे D3 से लेके D4 तक, और इसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपने सेल्स की नेमिंग करते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि भैया मैथ्स के अंदर हम यूज करते हैं किसका, बोर्ड मास का। ओ से होता था ऑफ, लेकिन भैया जो एक्सेल है उसके अंदर बोर्ड में ओ गायब है और यहाँ पर जुड़ गया है ई। इसका मतलब है कि ये चलता है BED, बेड पे मास। बेड पे क्या है, मास। वहाँ बोर्ड के ऊपर क्या था, मास। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई है वो हमारा एक्सपोनेंट्स के लिए यूज किया गया है। जो ई है हमारा वो किसके लिए यूज किया गया है, एक्सपोनेंट्स के लिए। अब जो वर्कशीट व्यू है जो हम यहाँ देख कर आए थे ना नीचे, इसको, ये हमारा नॉर्मल व्यू के लिए होता है, ये हमारा पेज लेआउट व्यू के लिए है, और ये वाला हमारा किसके लिए है, पेज ब्रेक व्यू के लिए। ये किसके लिए है, पेज ब्रेक व्यू के लिए। अब भैया इतना सारा डेटा आपने अपनी एक्सेल के अंदर रख लिया, इतने हजारों बच्चों का डेटा रख लिया, उनके मार्क्स रख लिया। अगर आप किसी दिन अपना कंप्यूटर खुला छोड़ गए और किसी दिन वो बच्चा आ गया और गलती से उसने देखा कि अरे उसके मार्क्स ओपन हैं यहाँ पर, क्या किया जाए, तो भैया आपके मार्क्स जो आपके हाथ में थे वो तो उसके हाथ लग गए। अब वो इजीली उसको एडिट कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है एक दिन रात को आए, चोरी छुपे कंप्यूटर ऑन किया, स्प्रेडशीट खोली, अपनी आपकी जो वर्क बुक है उस क्लास की वो खोल ली, और उसके अंदर सारे मार्क्स चेंज करके चला गया। जो फर्स्ट आने वाला बच्चा था वो आ गया लास्ट, जो लास्ट आने वाला बच्चा था वो ही आया था चेंज करने, वो आ गया फर्स्ट। तो अब मुझे ये बताओ कि इसको भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और इसको प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है, तो 3 तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। पहला करा जाता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कि कोई ऐसा शरारती बच्चा जिसके मार्क्स 0 आते थे, गलती से अगर यहाँ घुस गया तो वो इस शीट के अंदर जो डेटा सेव है उसको चेंज ना कर सके। प्रोटेक्शन फॉर एडिंग, डिलीटिंग, हाइडिंग और अनहाइडिंग शीट। ठीक है, तीसरा मिला प्रोटेक्शन फ्रॉम चेंजिंग साइज और पोजीशन ऑफ विंडोज। तो 3 तरीके की प्रोटेक्शन एक्सेल के अंदर दी गई है। एक दी गई है कि वर्कबुक ओपन ही ना हो सके, ओपन करने की। दूसरी दी गई है एडिंग करने की, डिलीट करने की, हाइड करने की, अनहाइड करने की शीट्स को। तीसरा दिया गया है चेंज करने की साइज को और पोजीशन को चेंज करने का। ठीक है, अब कहता है कि हाउ टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम कॉपिंग द सेल्स फ्रॉम योर वर्कशीट। अगर भैया आपने वर्कशीट बनाई है, उसके डेटा को आप कॉपी होने से बचाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर पासवर्ड लगा दोगे। कैसे लगाओगे जरा सुनो। मेन्यू बार में जाओगे, मेन्यू बार में रिव्यू के अंदर गए, रिव्यू पे क्लिक करोगे, प्रोटेक्ट शीट लिखा आएगा और उस प्रोटेक्ट शीट पे लिखा रहेगा पासवर्ड। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और जो वर्कशीट है आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे क्या क्या है इसमें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।